टाइम नहीं है मेरे पास। चलो, ऑर्डर नंबर 22। ठीक है, अब 21 के जैसे परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कोई डिग्री होल्डर नहीं आएगा, कोई जेडी वेडी आने नहीं वाला यहाँ पे। यहाँ पर सीधी बात, नो बकवास। कैसे? ऑर्डर नंबर 22 क्या बोलता है? डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी और पार्टीज। शादी पहले बर्बादी है, इंसान इंसॉल्वेंट ही हो जाता है। बाद में क्या है? मर जाओ, इससे अच्छा क्यों की शादी मैंने। तो डेथ, मैरिज, इंसॉल्वेंसी और पार्टीज, ये आपको एकदम से याद हो जाएगा। ठीक है। ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट ऑफ अ सूट। अब अबेटमेंट का मतलब क्या होता है पहले आप समझ के लीजिए। ये आपको थोड़ा समझना होगा ना, तो बहुत आसान हो जाएगा कि अबेटमेंट का मतलब क्या होता है। जैसे कोई मर जाता है तो उसके बाद कहते हैं कि सूट अबेट हो जाएगा, सूट ही खत्म रहेगा। देखो, जो इंसान था जिसके खिलाफ चीजें ही चल रही थी वो ही नहीं रहा तो किसके अगेंस्ट किया जाएगा? तो क्या सूट अबेट हो जाता है? अब जैसे आपने शादी की, आपने डाइवोर्स केस लगाया, डाइवोर्स करते समय ही पति मर गया तो सूट तो अबेट ही हो जाएगा ना। पति ही नहीं रहा तो किसके खिलाफ लड़ोगी? जिस चीज को डाइवोर्स किससे लेने गई थी? पति से लेने गई थी। पति मर गया, पति मर गया, सूट अबेट हो गया। ठीक है, क्लियर? अबेटमेंट क्लियर? क्या होता है अबेटमेंट? क्लियर हुआ? ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट ऑफ अ सूट इज अ डिक्री, यानी अबेटमेंट का मतलब ही डिक्री मतलब है। मैम डिसमिस, बेटा डिसमिस नहीं, खत्म। फाइनल। डिक्री हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, उस मैम चीज की डिक्री हो जाएगी। 107 में और इसमें डिफरेंस आता है क्या? क्या 107 भाई? कौन सा 107? मैम 107 आईपीसी बोल रही हूँ। आईपीसी बोल रही है। बाप मैम रे, हमें मैं डर पता है वो गई। क्रिमिनल का है, लेकिन इसमें मैम दोनों में सेम वर्डिंग है ना, इसके लिए। नहीं, मीनिंग अभी सेम तुम है ना उसका मिक्स इसलिए। मत करो, मिक्स मत करो, मिक्स मत करो लड़की, ओके मैम, मिक्स ओके मत करो। ठीक है। अब कह रहा है कि जब इंसान ही मर गया तो सूट अबेट हो जाएगा। अबेटमेंट का मतलब ही डिक्री होती है, यानी कि पति मर गया, पति गुजर जाने के बाद क्या आपको डाइवोर्स मिल गया, डिक्री हो गई, टाटा जाओ अभी। ऑर्डर 22 डील करता है क्रिएशन, assignment, devolution of interest during the pendency of suit when it also applies to appeals but not to execution proceedings। कितने स्मार्ट है, कितने होशियार है कि जो ऑर्डर 22 डील करता है वो इंटरेस्ट से भी डील करता है, असाइनमेंट से भी डील करता है, पेंडेंसी ऑफ सूट पर जब इस अपील पर भी अप्लाई होता है, लेकिन एग्जीक्यूशन पर नहीं। क्यों? इधर तो पैसा मिलेगा ना। आपने देखा उधर तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएगा, अरे कटोरा लेके मेरा पैसा तो दो, मेरा बाप मर गया तो क्या हुआ, मेरे को तो पैसा मांगता है। तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन को नहीं लगेगा, सूट अबेट हो नहीं होगा, सूट अबेट होगा, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स अबेट नहीं होती है। ठीक है, इसको सेक्शन नंबर 50, 52 और 37 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ में भी पढ़ा जाता है। ठीक है, लिख लो इसको, सेक्शन 50 के साथ 52 सीपीसी और 37 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ पढ़ा जाता है। मैम 50 और 52 दोनों? 50 एंड 52 दोनों सीपीसी और सेक्शन नंबर 37 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, चलो। सच क्रिएशन और असाइनमेंट, इन सारे सर्कमस्टेंसेस में आप इस तरीके से पढ़ोगे। जब पार्टी की डेथ हो जाए, ठीक है, पार्टी मर जाए, उसको रूल नंबर 1 से लेके 6 और 10A में पढ़ा जाएगा। ठीक है, रूल 1 to 6 और 10A आपको डेथ ऑफ पार्टी के बारे में बताएगा। दूसरा, मैरिज ऑफ अ पार्टी को आप रूल नंबर 7 में पढ़ेंगे। इंसॉल्वेंस ऑफ अ पार्टी जिसको आप रूल नंबर 8 में पढ़ेंगे। असाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट जिसको आप रूल नंबर 10 में पढ़ेंगे। ठीक है, डेथ ऑफ पार्टी यहां से आपकी शुरुआत होगी। ऑर्डर नंबर 22 रूल नंबर 1 से लेके 6, 9 एंड 10A जो रिलेट करता है डेथ ऑफ अ पार्टी, यानी वादी मर गया,
या प्रतिवादी मर गया, तो उस डेथ के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कि उस डेथ से क्या होगा, उसका नतीजा क्या होगा। सामने वाला तो मर गया, उसका नतीजा क्या होगा। अबेटमेंट का मतलब है सस्पेंशन और टर्मिनेशन ऑफ अ प्रोसीडिंग्स इन एक्शन फॉर लैक ऑफ प्रॉपर पार्टीज। अब देखो, प्रॉपर पार्टी नहीं रही, यानी मैं थी, उस्मा थी, फारा थी, शिवानी थी, उसमें से मैं मर गई, तो प्रॉपर पार्टी नहीं हुई ना, तो सूट कैसे डिसाइड होगा, केस की सुनवाई कैसे की जाएगी, तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन लीगल टर्मिनोलॉजी यानी कि लीगल वे में अगर मैं समझाने जाऊं तो अबेटमेंट को एलिमिनेशन कहा जाता है। जैसे आपने देखा है ना, एलिमिनेट हो जाते, बिग बॉस से देखा है ना कैसे आप निकाल देते हैं ना, वो लोग एलिमिनेट कर देते हैं, तो इसको एलिमिनेशन कहा जाता है। ठीक है, सीसेशन और डिसकंटिन्यूएशन वो एक ही वर्ड है, वो वैसे ही वो बोल रहा है कि यानी कि सूट क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। अब हमारी क्लास चल रही है, कल को कुछ चीज ऐसी हो जाए मुझे डिसकंटिन्यू करना पड़े, हो सकता है डिसकंटिन्यूएशन भी हो सकता है ना, तो ये बात डिसकंटिन्यूएशन में बोली गई है। तो राइट टू सू ये एक लीगल राइट है, किसी के साथ में झगड़ के कोर्ट से वसूल करना, ये आपका लीगल राइट है, हर किसी पर्सन के पास होता है कि वो कोर्ट जाए और कोर्ट डिसाइड करें कि किसकी लीगल राइट क्या बनती है। ठीक है, राइट टू सू का मतलब क्या होता है, आप बोलेंगे मैम राइट टू सू क्या होता है, SUE तो सुना है हमने, लेकिन राइट टू सू का मतलब क्या होता है। श्रीमती फूलरानी वर्सेस नौबत राय AIR 1970 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू सूट का मतलब होता है रिलीफ लेना। आप केस क्यों फाइल करते हो, कि आपको कोर्ट से कुछ तो रिलीफ मिल जावे। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि राइट टू सू जो है वो सरवाइव नहीं होता अगेंस्ट रिप्रेजेंटेटिव या किसी पर्सनल एक्शन को लेकर। इसका एक मैक्सिम है, आप लिख लीजिए, आपके बैरक में लिख लीजिए, नोट्स है, कभी नहीं मिलते कभी मिलते हैं। एक्शियो ACTIO, फिर से रिपीट करती हूं, ACTIO एक्शियो, पर्सनलिस्ट PERSONALIS, पर्सनलिस्ट, मोटिरर MORITUR, मैं फिर से रिपीट करती हूँ स्पेलिंग को, MORITUR। इसका मतलब क्या है, कम पर्सोना, यानी कि पर्सनल एक्शन डाइज विथ पर्सन। मेरी दुश्मनी उस्मा के साथ है, मैं मर गई, दुश्मनी खत्म। ठीक है, पर्सनल एक्शन डाइज विथ पर्सन, डज नॉट अप्लाई ओनली टू सूट, वो सिर्फ सूट को नहीं लगता, पर उन केसेस में भी लगता है जहां पर वादी ही मर गया, सूट चलते समय वादी ही मर गया। ठीक है, बट ऑल्सो टू द केसेस वेयर द प्लेंटिव डाइज ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील, यानी अपील में भी अगर वादी ही मर जाता है तो अपील ही खत्म, जिसके खिलाफ हम कर रहे थे वही बात खत्म। तो टॉट में आपने ऑलरेडी इस मैक्सिम को पढ़ रखा है। ठीक है, जनरली ये एप्लीकेबल है डेथ ऑफ आइदर पार्टी, राइट टू सू विल कम टू एन एंड। जिस चीज को लेकर हम कोर्ट में झगड़ने गए थे वो ही खत्म हो जाए तो केस ही खत्म हो जाएगा, केस ही अबेट हो जाएगा। राइट टू सू जिस चीज को हमने बोले थे हमें इंसाफ चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, वो चीज ही खत्म हो गई, केस ही खत्म हो जाएगा। रूल नंबर 2 ये बोलता है नो अबेटमेंट इफ मल्टीपल प्लेंटिफ्स और डिफेंडेंट्स। अगर कोई वादी जो है वो अपना लेने आया है, अगर तुम्हारा 20,000 रुपया बनता है और एक वादी जो था जो मर गया जिसका 50,000 रुपया बनता था, लेकिन दूसरा तो जिंदा है ना, उसको तो पैसे चाहिए ना। ठीक है, तो अबेटमेंट
बहुत सारे वादियों को, यानी कि 2 से 3 वादियों को नहीं लगता, 2 से 3 प्रतिवादियों को अबेटमेंट नहीं लगता। जहां पर सर्वल प्लेंटिव्स आ जाए या सर्वल डिफेंडेंट्स आ जाए, तो एक प्लेंटिव मर जाने से पूरा सूट खत्म नहीं होता। जो अलाइव है, जो जिंदा है, जो वादी जिंदा है, उनके खिलाफ चलेगा, जो प्रतिवादी जिंदा है उनके खिलाफ चलेगा। ठीक है। रूल नंबर 3 बोलता है प्रोसीजर इन केस ऑफ डेथ ऑफ वन ऑफ सर्वल प्लेंटिव्स और सोल प्लेंटिव, जो कि इंपॉर्टेंट था, जो कि केस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेंटिव था। अगर वही मर जाए तो क्या? इफ एनी ऑफ द सर्वल प्लेंटिव डाइज, right to sue does not survive in the favor of surviving plaintiff or plaintiff alone, or if sole plaintiff or sole surviving plaintiff dies and right to sue survives, the court shall proceed with the case making the legal representative of the deceased plaintiff party। यानी कोर्ट क्या करेगी? सर्वल प्लेंटिफ है, बुलाओ लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, बुलाओ उसके जो मर गया उसके बच्चों को बुलाओ, कोई तो होगा, बीवी होगी, बच्चे होंगे, माँ बाप होंगे, कोई तो होगा, है ना, उन्हें बुला लीजिए। If there is only one plaintiff and he dies, the right to sue survives, then इस सिचुएशन के अंदर अगर कोई भी एप्लीकेशन नहीं लगाई जाती किसी भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, तो सूट अबेट, खलास, फिनिश हो जाएगा, स्टोरी एंड हो गई। सो ये जो अबाउ सर्कमस्टेंसेस आपने देखे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को अगर डिजायर है, इच्छा रखता है वो, कि वो एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल कर सकता है कि सर मेरे पिताजी के जगह पे आप मेरे नाम को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और इस एप्लीकेशन को 90 दिन के पीरियड दिया जाता है। क्योंकि देखो पहले ही कोई बंदा मर चुका है, किसी घर में मौत हो चुकी है, 1 महीना तो सब करने धरने में ही चले जाता है, तो उसे और 2 महीना टाइम दिया जाता है कि तू शांत हो जा, जब तू रिलैक्स हो जाए कोर्ट आ जाना, हम तेरा नाम जगह पे लगा के दे देंगे। आपको केस लड़ना है, अगर 90 दिन तक नहीं आता तो फिर वो सूट अबेट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। रूल नंबर 4 बोलता है प्रोसीजर इन केस ऑफ डेथ ऑफ वन और सेवरल डिफेंडेंट और सोल डिफेंडेंट, जिस चीज को मैंने आपको पढ़ के बताया ना, यहाँ पर हमारी सेम बात बोली जाएगी, यहाँ पे सिर्फ रिटर्न स्टेटमेंट की बात आएगी। मैं आपको बताती हूँ, जब एक सर्वल डिफेंडेंट डाइज और उसका राइट टू सर्वाइव था, तो कोर्ट क्या करेगी? लीगल रिप्रेजेंटेटिव और प्रतिवादी से कहेगी आप आ जाए, सूट को प्रोसीड कर लें। अगर उसमें से कोई एक प्रतिवादी मर जाता है जिसका राइट टू सर्वाइव है, तो उसमें क्या होगा? अगर कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई जाती किसी भी प्रतिवादी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव से, तो सूट अपेट हो जाएगा, वहां पर बात खत्म हो जाएगी। तो सर्कमस्टेंसेस क्या है यहाँ पर? सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है, पार्टी सब्स्टिट्यूट भी हो सकती है, मेरी जगह पे उस्मा की जगह पे विक्की, सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, जैसा केस होगा उसी तरीके से सब्स्टिट्यूशन होगी। तो इस केस में क्या होता है, जहां पर डिजीज डिफेंडेंट हैज नॉट फाइल्ड रिटन स्टेटमेंट, डिजीज डिफेंडेंट यानी कि जो बंदा मर चुका है, अगर उसने अपना रिटन स्टेटमेंट नहीं फाइल किया या कोर्ट में आया ही नहीं जिस दिन हियरिंग फिक्स की गई थी, तो कोर्ट एग्जेम्प्ट कर सकता है वादी को कि आप डिफेंडेंट को सब्स्टिट्यूट कर दे या जजमेंट लेके चले जाएं हमसे। प्रतिवादी के लिए तो ये फेवर वाली बात है ना, कि प्रतिवादी आए ना, उसके बस खत्म हो गया केस, क्या करेगा? वादी के फेवर में जजमेंट हो जाएगी। ठीक है, अगर ऐसा है तो वो जजमेंट कैसे होगी? लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू एग्जीक्यूट करवाई जाएगी। मैंने क्या कहा? एग्जीक्यूशन को तो लगता ही नहीं है, पहले ही मैंने आपको बता दिया है ना। Rule 4A, procedure when no legal representative present if the deceased party has no legal representative or legal heir। अगर जो मर गया है ना उसके आगे कोई है ना पीछे कोई है, ना उसके माँ बाप है ना भाई बहन है, तो उस चीज के ऊपर कोर्ट क्या करेगी? वन ऑफ द पार्टी टू द सूट आर अलाइव, कोई भी एक पार्टी अगर अलाइव है तो एप्लीकेशन लगाया जाएगा, एब्सेंस ऑफ डिजीज यानी कि अब डिजीज तो रहा ही नहीं ना, तो उसके खिलाफ क्या किया जाएगा? एग्जीक्यूशन करवाई जाएगी।
तो कोर्ट इस मामले में एडमिनिस्ट्रेटर जनरल अपॉइंट करती है या कोई ऐसा ऑफिसर जो रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है उस मरे हुए आदमी को जब वो ऑनगोइंग केस में था। ठीक है, वेरी इजी। रूल नंबर 5 पे आ जाते हैं। रूल नंबर 5 हमें क्या कहता है? Where a person is not the legal representative of disease, plaintiff or disease defendant, such question, अगर ऐसी कोई बात है तो कोर्ट ही उस चीज का कुछ ना कुछ तौर निकालेगा ना, कुछ ना कुछ तो कोर्ट को फैसला करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन कोर्ट को डिसाइड करना है, ये कोर्ट का सरदर्द है, हमारा नहीं है। कोर्ट को देखने दीजिए, ना उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, ना उसके आगे कोई है, ना उसके पीछे के। तो कोर्ट तुम देखो, हम क्या कर सकते हैं? हमने तो आपको बता दिया, वादी ने बता दिया, नहीं है, खत्म। रूल नंबर 6 ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि इफ द पार्टी, एनी पार्टी अगर मर जाती है और सूट हियरिंग पे आ जाता है और जजमेंट प्रोनाउंस करने से पहले की बात की जा रही है, क्यों? जजमेंट हुई नहीं है अभी तक, देखो, जजमेंट प्रोनाउंस होने से पहले की बात की जा रही है। ये प्रोविजन जो रूल नंबर 2, 3, 4 हमने देखा, वहां पे वो अप्लाई नहीं होगा। क्यों? जजमेंट हुई नहीं है। तो इसका मतलब है देयर शैल बी नो अबेटमेंट। अबेटमेंट क्यों होगी? ये सिचुएशन में कोर्ट प्रोनाउंस करेगा जजमेंट, क्योंकि द डेथ ऑफ आइदर पार्टी एंड सच जजमेंट शैल हैव द सेम फोर्स एज इट हैड बीन प्रोनाउंस्ड बिफोर द डेथ टुक प्लेस। यानी कि अगर जजमेंट नहीं हुई है तो उससे ऐसा कर दिया जाएगा कि जजमेंट ऐसे दिखाई जाएगी कि वो पार्टी मरने से पहले ही उस जजमेंट हो चुकी थी। ठीक है, चलिए अब रूल नंबर 6 के बाद आप रूल नंबर 9 की तरफ आ जाइए। हाँ वहां आगे है 7 8, रुको रुको रुको, ये 9 पहले पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि ये क्रोनोलॉजी मैंने सेट करी है ऐसे, नहीं तो बोलेगा विक्की किधर गया मैम। इफेक्ट क्या होगा अबेटमेंट और डिसमिसल का, इसको हम सेक्शन 11 और 12 सीपीसी के साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, रूल नंबर 9 के साइड में लिख दो 11 और 12 सीपीसी। अब इस चीज का इफेक्ट क्या होगा? वेर अ सूट और सूट अबेट्स, सूट अबेट हो गया, खारिज हो गया, खत्म हो गया, डिसमिस हो गया, ऑर्डर हो गया, तो नो फ्रेश सूट शैल बी ब्रॉट ऑन सेम कॉज ऑफ एक्शन। वापस से आप उसी चीज को लेकर केस फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, however the application for an order of set-aside of abatement or dismissal, if it is proved then he was prevented by a sufficient cause, the court shall set aside on a dismissal। अगर देखो जैसे हमने देखा है कि अगर आपके पास कोई जेन्युइन रीजन है कि भैया हम कोर्ट क्यों ना आ पाए, उस समय हमारे हालात और हमारी परिस्थितियां खराब थी, या कुछ ऐसी चीज बता दीजिए जो कोर्ट को लगे कि जेन्युइन है, तो उस समय आपसे कोर्ट कॉस्ट लेगी और अबेटमेंट का डिसमिसल को सैटिस्फाइड करेगी। ठीक है, यहां पर आप नोट लिख सकते हो, ऑर्डर टू रिफ्यूज टू सैटिस्फाइड अबेटमेंट ऑर्डर डिसमिसल ऑफ अ सूट, ये कहा जाता है कि ये ऑर्डर अपीलेबल है। ठीक है, ऑर्डर 22 का रूल नंबर 9 अपीलेबल ऑर्डर है। इसके खिलाफ आप अपील में जा सकते हो अगर कोर्ट आपकी सैटिस्फाइड की एप्लीकेशन को नहीं मान रही है। ठीक है, अब रूल नंबर 10A, ड्यूटी ऑफ अ प्लीडर, यानी वकील साहब की ये ड्यूटी है कि वो कोर्ट से बताएं कि ये पार्टी की मौत हो चुकी है। ठीक है, तो क्या बोलता है रूल नंबर 10? ये बोलता है कि रिस्पोंडेंट्स काउंसिल को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भैया इसकी मौत हो चुकी है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे रूल नंबर 7, जो मैंने कहा ना कि ऊपर में छोड़ के आई हूं, मैं आपको बताऊंगी नीचे क्या है। मैरिज ऑफ अ पार्टी, दुर्घटना है, शादी एक दुर्घटना है, तो सूट नॉट अबेटेड बाय मैरिज ऑफ अ फीमेल पार्टी। अभी देखो कितना कंफ्यूज करने के लिए इस चीज को लाया गया यहाँ पर। द मैरिज ऑफ फीमेल प्लेंटिव, अब यहाँ पर औरत की शादी की बात की जा रही है, या प्रतिवादी shall not
cause the suit to abate, but the suit may proceed with to judgment, and where the decree is against a female, it may be executed against her alone if her husband or by law liable for her, the decree may with the permission of the court be executed against him. अब देखो, इसको थोड़ा समझने की बात है, सुनो, डरो मत, बहुत आसान है। देखो, रूल नंबर 7 जो कह रहा है ना आपको, एक मिनट में आपको सिंपल तरीके से इसको बताती हूँ कि ये क्या बोल रहा है। रूल नंबर 7 आपको बोल रहा है कि फीमेल की शादी हो जाती, समझो समझो, हाँ, फीमेल की शादी हो जाती तो हस्बैंड लायबल है ना वाइफ के कर्जे के लिए, है या नहीं है? अगर ये देखो, मेरी शादी तो हुई नहीं है, अब मेरी शादी होने वाली है, तो उसके लिए मेरा पति पहले बोला ना कि जब हम फेरे लेते हैं तो तेरा सब कुछ मेरा, तो फिर मेरा कर्जे भी तेरे ना, मेरे कर्जे भी तेरे, तुझे मुझसे शादी करनी थी ना, कर। अभी देख तो क्या होगा, यानी कि एग्जीक्यूशन को लेकर जो भी होगा हस्बैंड भी इसमें सेम लायबल होगा। ठीक है, अभी पत्नी तो मैं पत्नी बन चुकी हूँ ना, मैं बेटी तो हूं नहीं किसी की, तो मेरा पति है ना तू, हाँ है ना, चल अभी मेरे कर्जे भर। हाँ मैम, अगर सिविल प्रिजन में डालने की बारी आती है तो किसको डाला जाएगा? वाइफ को नहीं डाला जाएगा, वाइफ को, वुमेन को नहीं डाला जाता है। हम पढ़ के आए हैं, हम पढ़ के आए हैं, वुमेन को नहीं डाला जाता जेल में। कहाँ तो पढ़ा था आपने, सोचना, मैंने पढ़ाया है आपको ये बात। 21 आई में थिंक पढ़ा 56 है। हाँ बेटा, ऐसे ही करना है, 56 है नहीं तो 70 है, यही बोला मुझे। परफेक्ट, पढ़ो पढ़ो। मैम है ये 56 ही है। हाँ, सोचो सोचो। इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टी, रूल नंबर 8 ये कहता है व्हेन प्लेंटिव्स इंसॉल्वेंसी बार सूट, जहां पर बंदा इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया। हाँ, दिवालिया उसके पास गया उसके पास कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा ना, हाँ, दिवाला निकल गया, पैसा जमा ही नहीं कर सकता है ना, तो क्या करेगा कोर्ट, उसको सूट का डिसमिसल ही कर देगी। क्योंकि प्लेंटिफ के केस में अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, जिसके खिलाफ हमने केस किया था, वादी के खिलाफ ही तो हमने केस किया था, अब उसका ही दिवाला निकल चुका तो कोर्ट क्या करेगी? अगर कोई स्पेशल रीजन है तो दिखाओ, वरना सूट ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पर बात ही इंसॉल्वेंट हो गई है, जिससे पैसे लेने थे, अब वो बोले मेरे पास कटोरा भी नहीं अपना, तो मैं क्या करूं, इससे अच्छा केस ही खत्म करो भाई, खत्म, फिनिश। असाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट, रूल नंबर 10 ये कहता है कि ये जो प्रेजेंट रूल है, बीइंग अ रेसिडेंट, वन मेक्स अ प्रोविजन फॉर द केसेस ऑफ असाइनमेंट। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि असाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रूल नंबर 10 क्या बोलता है। असाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट को मैंने कभी भी नहीं पढ़ा है, पर मैं आपको फिर भी बताती हूँ, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, पर फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये जो केस है असाइनमेंट का, क्रिएशन का, डिवोल्यूशन का, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट में by the leave of the court continued against the person whom such interest has come or devolved। देखो, आपको तो पता है कि अगर किसी चीज की अटैचमेंट करनी है तो कोर्ट तो छोड़ती ही नहीं है, तो हमने देखा कि एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स को तो ये चीज लगती नहीं है। डिक्री अगर पेंडिंग है तो उसके खिलाफ आप अपील में चले जाओ। तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट, अगर आप ये बोल रहे हैं कि सूट पेंडिंग होते हुए भी अगर आप किसी को अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर करते हो टू अनदर पर्सन, किसी और पर्सन को, बाय द प्लेंटिव, प्लेंटिव की तरफ से, या डिफेंडेंट द सूट में विद द लीव ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की परमिशन से कंटिन्यू होगा उस पर्सन के अगेंस्ट जिसका इंटरेस्ट इस चीज में इन्वॉल्व था। ठीक है, रूल नंबर 11 ये बोलता है कि इन द एप्लीकेशन ऑर्डर टू अपील
so far as the word plaintiff shall be held include as defend appellant. देखो मैं आपको सिंपल बात बता दूं कि ये जो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है ना कि जो वादी है, वादी जब अपील में जाता है, ठीक है, वादी अपील में जाता है किसके खिलाफ, जो ऑर्डर होता है, जिसके खिलाफ ऑर्डर होता है वो एपेलेंट बन जाता है, जिसके खिलाफ जाना होता है वो रिस्पोंडेंट बन जाता है। ठीक है, प्लेंटिफ को लिख दो रिस्पोंडेंट, प्लेंटिफ को लिख दो रिस्पोंडेंट और डिफेंडेंट को लिख दो एपेलेंट। हाँ हाँ हाँ, बताती हूँ, समझ गई मैं तुम्हारा दिमाग का प्रश्न। ऐसे कैसे मैम, वादी तो एपेलेंट होना चाहिए ना, है ना, पर जिसके खिलाफ ऑर्डर होता है, अगर वादी के फेवर में ऑर्डर हो गया तो वो एपेलेंट कैसे बनेगा, नहीं बनेगा ना। तो जैसे वादी यहां पर अपना काम करेगा वहां पे एपेलेंट अपना काम करेगा। तो इसीलिए मैंने आपको ऐसे लिखा दिया, वादी को रिस्पोंडेंट कहा जाता है, प्रतिवादी को एपेलेंट कहा जाता है। क्रॉस करके लिख लेना अपने बैरक में, हमेशा याद होगा। रूल नंबर 12 348 हमने जो बोला कि एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स को लगता ही नहीं है। हमारा ऑर्डर 22 खत्म हो गया, फिनिश।